हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन में स्टार्ट किया था काफी टाइम पहले, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इसका जो स्टार्टिंग का ओवरव्यू है, करंट, वोल्टेज वगैरह, चार्ज वगैरह, इनकी हमने बातें की थी। चार्ज कितनी तरह के होते हैं एंड चार्ज की रेस्ट स्टेट के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी, नॉर्मल चीजें। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली थी, ओम्स लॉ वगैरह सारा कंप्लीट है। अब तक जो हमने बातें की उनके अंदर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बहुत कम रहा है, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स, वो हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे कि इसके अंदर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, ठीक है ना। सो कुछ फॉर्मूले जिनकी हम बातें आज करेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और अगले 3-4 लेक्चर तक हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा आपके लेवल के लिए एनटीएससी और ओलंपियाड के अंदर जो मस्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस निकालने होते हैं, या फिर हीट का आता है, पावर का आता है, वो सारी बातें आज हम करेंगे, ठीक है ना। तो 3-4 लेक्चर तक हम आगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की अच्छे रंग से बातें करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को आगे जो रिमेनिंग बचेगा उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो बातें की ओम्स लॉ की, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओम बाबा ने एक लॉ दिया जिसको इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक लॉ कहते हैं, विच इज V is equal to IR, where V is equal to voltage or potential difference, I is current and R is resistance. Resistance depends on length, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, resistance depends on length rho L by A, resistivity of material, length of material या length of conductor, cross section area of conductor and also the temperature, ठीक है ना। ये कुछ इन बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक तरह से आप बोले कि इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ठीक है ना। ये होना नहीं चाहिए किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। ये रेजिस्ट करता है, आप रेजिस्ट वर्ड से समझते हैं ना कि ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनके फ्लो को ये रेजिस्ट करता है, ये उनको फ्लो नहीं होने देता, ठीक है ना। तो यही इसका काम। अच्छा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस वगैरह सारी बातें हमने कर ली थी, ठीक है ना। उनको टॉपिक वापस नहीं लेते। सो फर्स्ट फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन आता है वो ये, ठीक है। इसकी भी थोड़ी और अच्छी से बातें करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी आप लिखे तो एल और ए को हमेशा ध्यान रखें कि एल जो है वो लेंथ वो है जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन की लेंथ होती है, और ये एरिया है जिसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे करंट फ्लो करती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। चार्ज की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे भी क्वेश्चन कैसा आता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसी पे मेन क्वेश्चन जो आता है वो इस पे आता है एक तो, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे आता है, ठीक है ना। आपको नॉर्मली इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं मेन क्वेश्चन के अंदर, कुछ क्वेश्चन के अंदर या इलेक्ट्रॉन गिवन होते हैं तो आपको चार्ज पूछते हैं कि कितना चार्ज है, टोटल चार्ज वगैरह, ठीक है। तीसरी जो बात हमारी वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट की हम बात करें तो इसके दो आपने कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम कहते हैं कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं उन सभी को ऐड कर दो, ठीक है ना। R3 एंड R4, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, याद है आपको, ठीक है ना, सीरीज कनेक्शन। एंड दूसरा वाला होता है पैरेलल कनेक्शन, जिसके अंदर R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और जितने रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं उन सभी की रेसिप्रोकल को आप ऐड करते जाओ, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अच्छे तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना, बच्चे मैं आपको बोलूं 11th-12th का बच्चा भी यहाँ पे हार मान लेता है, आप समझिए। इस तरह से इतने अच्छे क्वेश्चंस आईआईटी के अंदर आते भी हैं और बाकी एटीएस इनके ओलंपियाड के एग्जाम के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना। हम अच्छे से कवर करेंगे और इसके अंदर भी क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उनको देख लेते हैं आज, ताकि काफी टाइम से हम सिर्फ थ्योरी को ही पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास पे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सो आपके पास में किसी तरह की रेफरेंस बुक होनी चाहिए, या तो आप जो एनटीएससी ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो ले सकते हैं, जेडब्ल्यू या नीट की जो भी कोई फाउंडेशन की बुक आती है वो ले सकते हैं। सबसे बेस्ट किताब जो है वो एचसी वर्मा की किताब है, ठीक है ना। एचसीवी की किताबें ले सकते हैं, डीसी पांडे वगैरह मैथ्स के लिए आप लेती है वैसे, ठीक है। कोई भी तरह की रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस बुक का मेरा आपसे ये मोटिव है, रेफरेंस बुक हम इसलिए रखते हैं पास में जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है ना। कोई ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं, सारी किताबों के अंदर लगभग जैसे क्वेश्चन है, आपको जो चैप्टर टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए।
समझ में आ गया। उसके बाद उसके क्वेश्चन करके उनके फॉर्मूलेज को याद करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो एचसी वर्मा मोस्ट सजेस्टेड है आपके लिए, ठीक है। वो बुक अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर ले उसकी, तो भी आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा, ठीक है। तो उसी के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमको 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको एक क्वेश्चन में दे रखा है। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, उससे पहले लिख ले रहा हूं 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। क्रॉस थ्रू एन एरिया, किसी एक एरिया से 1 मिनट के अंदर निकलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से इतने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट के अंदर निकलते हैं, पास होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है। कोई भी एक एरिया पर्टिकुलर मान लेते हैं भाई, हमको पूछा गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बेसिस समझिए। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को बोला, मतलब ऐसे मानिए भाई ये कोई क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया से 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, ठीक है ना। बात समझ रहे आप। हमको पूछा गया कि आई क्या है, कितनी करंट होगी, ये हमको पूछा गया, ठीक है। अब देखिए आई की हम बात करें तो हमको टी भी कितना दे रखा है, कितने टाइम के अंदर निकलना है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। सो 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट को हमको हमेशा सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। मिनट जो होता है बोलना तो ऐसा ही का सिस्टम है, ना ही सीजीएस का सिस्टम है। तो आपको जब भी टी गिवन होता है वो या तो आप सेकंड में रखें या फिर आर के अंदर रखें, मोस्टली सेकंड के अंदर रखें। सो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हमारे पास में टी पड़ा है 60 सेकंड का। हमको क्या निकालना है, आई। चलिए आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट। अच्छा हमारे पास में चार्ज तो नहीं दे रखा है, ठीक है ना। जो बॉडी पे चार्ज है वो तो नहीं गिवन है, लेकिन उस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमको गिवन। अगर हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हम जानते हैं, डिवाइड बाय कर देंगे टी। सो यहां से आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू को सेपरेट निकाले पहले। आप पहले क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई करके क्यू को निकाले, फिर क्यू बाई टी कर दे तो भी चलेगा। मैं एक ही फॉर्मूले के अंदर इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 × 10⁻17 इतने इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, इतना। तो क्यू कितना हो जाएगा, नेट इन सभी का मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। डिवाइड बाय कितना, टी कितना दे रखा है 60 सेकंड, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। चलिए 6 से ये तो चला जाएगा 10 टाइम्स और ये 17 को मैं कैंसिल आउट कर लो, कितना बचेगा 16। अच्छा ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है मैं सिखा देता हूं, ठीक है, किस तरह से। पहले इक्वेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 10⁻−19 है। अब इसका कहने का मतलब समझिए आप किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है 10⁻16 इंटू में 10⁻−19, ठीक है ना। सो ये देखिए 10⁻16 प्लस का है 10⁻−19, मतलब ये माइनस का है। माइनस का मतलब है 1/10⁻19। ये लिखा है, ये सीधा कितना लिखा है, ये लिखा है 10⁻16 बोले तो 16 टाइम्स 0 इसके पीछे अपॉन में, और ये लिखा है इसका मतलब कि 1/10⁻19, मतलब कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 10⁻19 यहाँ पे और 10⁻16 यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो 16 से 19 कैंसिल आउट होगा, मतलब कैंसिल आउट होने का मतलब माइनस होता है। पावर जो है ना वो ऐड होती है, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती। सो यहाँ पे ऊपर वाला तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बचा 10⁻3, ठीक है ना। 16 में से 19 में 16 कितना 10⁻3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस की 10⁻3। तो आई कितना आ गया 1.6 10⁻3 और आई की यूनिट होती है एम्पियर, सही। तो ये हमारे पास में करंट आ गई, कितनी करंट है 1.6 10⁻3 एम्पियर। इतनी करंट इस, अगर इतने इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मिनट के अंदर क्रॉस करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर कितनी करंट है 1.6 10⁻3। बहुत ज्यादा करंट है बेटा, ये कोई छोटी मोटी करंट नहीं है। 1600 एम्पियर की करंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। समझाता हूं आपको कैसे, इसको एक बार नोट करें। पहले हम बेसिक आते हैं भाई, ये कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट आपको दिक्कत करता है ना, पहले उसी को ले लेते हैं। नोट कर लिया, चलिए। कुछ बेसिक चीजें मुझे लगता है कि बच्चों को तकलीफ आ सकती है, पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ी देर रहने देते हैं। जैसे भाई किसी भी तरह की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2.16 इंटू में 10⁻8, ठीक है।
इसको आपको डिवाइड करना है। सपोज इसी को मल्टीप्लाई में आगे लिखा हुआ इस तरह से 10⁻²। आपको बस इसको सॉल्व करना है। अगर हमको इसको सॉल्व करना है किस तरह से करेंगे देखिए। सो 2.616 इंटू 10⁻। अब देखिए ये कितना 10⁸ का मतलब क्या है पहले समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है 10⁻1 मतलब 10 के पीछे एक जीरो। 10⁻2 का मतलब कितना होता है 100 मतलब 1 के पीछे 2 जीरो। 10⁻3 का मतलब क्या होता है 1000। 10 के पीछे कितने जीरो 3 जीरो। सही बात। अब आप माइनस का मतलब समझाऊं आपको। इसी का अगर उल्टा करोगे 10⁻−1 लिखा हुआ है मतलब क्या लिखा हुआ है 1/10। माइनस का मतलब कुछ माइनस नहीं है, ये 1/10 लिखा हुआ है। अच्छा 10⁻−2 लिखा हुआ मीन्स क्या 1/100 लिखा हुआ है। सही। 10⁻−3 लिखा हुआ है इट मीन्स 1/1000 लिखा हुआ है। सही बात समझे कि नहीं। इस तरह से हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए 10⁸ लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 के पीछे 8 जीरो। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10⁻2 मतलब 1 के पीछे 2 जीरो। ठीक है ना। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो साथ नहीं रहेंगे ना, तो कुल मिलाकर इसको किस तरह से देखोगे ये भी प्लस का ये भी प्लस का कितना हो जाएगा 10⁻10 इंटू में 2.6 तो ऐसे कैसी है। सो 2.16 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। इसी की जगह पे अगर इस तरह से होता ये माइनस होता, ये चीज क्या होती माइनस होती है अगर, तो आप कैलकुलेशन किस तरह से करते। अब देखिए पावर हमेशा ऐड जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम बेस होता है। सेम बेस मतलब कि अगर बेस सेम है जैसे कि इसकी पावर a⁻x इंटू में आपको करना a⁻y तो बेस सेम है। बेस मतलब नीचे वाली जो क्वांटिटी अगर सेम है तो पावर जो होती है जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। ऐड कैसे, बेस तो सेम है पावर को ऐड कैसे करेंगे x + y। लॉग वगैरह के चैप्टर में आप अच्छे से 11th के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे लॉग वगैरह में, लेकिन ये एक्सपोनेंट ये इस तरह से ऐड होता है अगर बेस सेम है तो। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं सर इधर आगे ऐसे भी लिखा हुआ है 2⁻6 तो आपने 6 को इससे काट दिया बेटा नहीं चलेगा। समझे कि नहीं। बेस सेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बेस कितना 10 है, यहाँ पे बेस कितना 10 है, तो ऊपर की जो एक्सपोनेंट होता है वो दोनों ऐड होते हैं। समझे सही बात। ठीक है ना। ये नोट कर लेना, काम की चीजें कभी काम आती है। चलिए अच्छा तो इसको अब कैसे सॉल्व करें, इस वाली क्वांटिटी कैसे सॉल्व करें। अब यहां पे कुल मिलाकर को करना क्या है 8 प्लस करेंगे माइनस में तो कुल मिलाकर माइनस ही होगा ना। सो यहाँ पे आपके वैल्यू क्या आएगी 2.76 इंटू 10⁻6। समझ रहे हो बात को। ठीक है ना। कैलकुलेट ऐसे करते हैं। अच्छा और अच्छी बात देखो आगे करते हैं। सपोज इसी क्या कैसे लिखा हुआ है, इसी को आपको डिवाइड करना है 2.2 इंटू 10⁻6। अच्छा ये कैलकुलेट करना आपको इस चीज को। ठीक है। सो अब आप कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। पहली बात तो इसको इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है ना। हम कर लेंगे 1.1 अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, इतना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है 1.1 सॉरी 1.1 इसका आंसर आ रहा है। इसको आप एक मिनट के लिए छोड़ो। अब ये 10⁻6 जो लिखा हुआ है इसको इससे आप सीधा क्या उड़ा देंगे, नहीं बेटा ये सीधा कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 10⁻6 है, ये 10⁻+6 है। तो ये 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+6। तो 10⁻+6 पहले से पढ़ा है इनटू में ये 10⁻6 ऊपर आएगा क्या बन जाएगा 10⁻+6। ठीक है ना। जब ऊपर नीचे कन्वर्जन करते हैं तो ये एक्सपोनेंट जो होता है वो इनके माइनस और प्लस होता है। ठीक है। सो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻12। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है ना। ये इस तरह से कैलकुलेशन चलेगी। सो आगे जो इलेक्ट्रॉन वाले सारे क्वेश्चन है उन सभी के अंदर यही काम काज चलेगा। तो आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं बेटा 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। 4 वोल्ट की कोई बैटरी है, वो किसी एक रेजिस्टेंस 4 ओम का कोई लैंप है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम का, उससे कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द लैंप। हमको कैलकुलेट करना है करंट। ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन क्या बना है बेटा, हमको किसी एक लैंप के ऊपर वोल्टेज इतना अप्लाई करना है और उसका रेजिस्टेंस 4 एम्पियर का है। हमको पूछा गया है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, चार्ज कितना फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या रहेगी। ठीक है। सो देखिए ओम्स का लॉ क्या होता है V = IR। ठीक है ना। हमको निकालना है I निकालना है तो आप V को डिवाइड करेंगे। सो V/R, V कितना दे रखा है 4 वोल्ट का, R कितना है 4, कितना आ जाएगा 1, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। बोलो सही लिखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इससे बेसिक क्वेश्चन हम नीचे क्या दें और बेटा नोट करें इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3. Two resistances 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Calculate the equivalent resistance. अब equivalent resistance का क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है कि two resistances. मैं equivalent resistance पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा. बहुत सारे मतलब कि आप अपने तरीके से बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना. चीज आपको अगर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि दिए हुए रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर है या पैरेलल के अंदर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. भले कितना ही बड़ा सर्किट क्यों ना हो, आपको इस बोर्ड पे पूरा भर के सर्किट बना लूं मैं और आपको बोलूं आप सॉल्व करें. आप लोग 2 मिनट के अंदर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और 2 घंटे के अंदर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता है, कि कहां से स्टार्ट करें पहली बात, और सीरीज के अंदर कौन है, पैरेलल के अंदर कौन है. ठीक है, सीधा सीधा ओरली क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस 2 है, आपको दे रखे. पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 6 ओम का. ठीक है, आपको बोला इन दोनों को पैरेलल के अंदर लगा दिया है. सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल वाला इसके अंदर लगा दिया है. पैरेलल कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है. अच्छा, आप इतना सर्किट भी बनाए ना तो भी करेक्ट है, लेकिन हमेशा लिख लिया करें कि कोई 2 पॉइंट ए और बी के बीच में. ये अंडरस्टूड है अपने आप की भाई यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई. ठीक है, बैटरी बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी समझ जाएगा सामने वाला कि अगर आपने 2 पॉइंट इंडिकेट किए हैं, मतलब इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस ये. अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इन दोनों को हटा के किसी एक को लगाना है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो जो नया रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट. इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछा गया है. ठीक है ना, चलिए आर इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है. ठीक बात, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस इन प्लस 1/R2. दोनों को ऐड करना है और वो भी रेसिप्रोकली. सो 1/R इक्विवेलेंट की बात करें, 1/R1 कितना है 3 और R2 कितना है 6. चलिए आगे सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लीजिए. उधर वाला रिलीज करूं. अच्छा, 1/R इक्विवेलेंट, बेटा ये 1/R इक्विवेलेंट को आप 1 मत कभी सीधा मत कर देना कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे नहीं. 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है ना. सो 1/3, अब 1/3 प्लस 1/6 का एलसीएम लेंगे अपन. इसका एलसीएम क्या आएगा 6, 2 प्लस 1. सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/6. अब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे. ठीक है ना, तो ये पहली बात तो क्या बन गया 1/2. तो हमको जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 मींस 2. तो 2 रेजिस्टेंसेस 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने की बजाय अगर हम एक रेजिस्टेंस 2 ओम का अगर सीधा सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बराबर का काम करेगा. बात समझ में आ रही, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, बेसिकली चलो नोट कर लीजिए इसको फटाफट. Fourth question, 2 resistors of resistances 10 ohm and 20 ohm. 2 resistor दे रखे, एक की वैल्यू है 10 ओम की और दूसरी की वैल्यू है 20 ओम की. ठीक है ना, आपको बोला गया आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है. ठीक है ना, आगे बोला है a battery supplied 6 ampere of current to the combination, a battery applied 6 ampere of current to the parallel combination and calculate the current of each resistances. each resistance के अंदर करंट हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है ना, सर्किट की बात करें तो कुछ नहीं, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर लगा रखे हैं. आप सर्किट को ड्रॉ करना सीख जाए पहले तो. 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखे हैं, सिंपल से हमको कैसे आता है, ये पैरेलल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, अब एक की वैल्यू कितनी है 10 ओम की, दूसरी की वैल्यू कितनी है 20 ओम की. अब आपको बोला है कि भाई कितने एम्पियर की करंट आ रही है, 6 एम्पियर की. 6 एम्पियर की करंट अगर आ रही है तो भाई साहब बैटरी तो कुछ लगी होगी किसी न किसी वैल्यू की. ये कोई वोल्टेज लगा है, बैटरी लगी, हमने मान दिया. ठीक है, अब कितने एम्पियर की करंट आ रही है, आई टोटल आपको कितनी दे रखी है 6 एम्पियर की. ठीक बात, मतलब 6 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो कर रही है इस सर्किट के अंदर. करेक्ट बात. अच्छा, आपको पूछा गया कि इस रेजिस्टेंस के अंदर भाई कितनी करंट जा रही है. भाई
यहां से आप मानिए कि भाई करंट जा रही है, तो दो पार्ट के अंदर डिस्प्ले जितना उसके पाथ मिलेंगे, आगे रास्ते मिलेंगे, उतने के अंदर वो अलग अलग, इसके अंदर सपोज I2 है, इसके अंदर I1 है, दोनों के अंदर इस तरह से फ्लो कर रही है। फिर से देखो I1 और I2 मिलकर फिर से कितना बन जाएगा, I, जो कि हमको गिवन है। ठीक बात। सो हमको क्या फाइंड करना है, I1 एंड I2 सेपरेटली दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट होगी ये हमको फाइंड करना है। ठीक बात। चलिए, इसके बहुत सारे मेथड है, शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बहुत सारी है, लॉन्ग मेथड भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपको ये पूछूं कि यहाँ पे अगर वोल्टेज गिवन होता, हमको अगर वोल्टेज गिवन होता, हम वोल्टेज निकाल भी सकते हैं। अगर आपको ये वोल्टेज कुछ टोटल आप निकाल सकते हो क्या? सबसे पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, चलो इन दोनों छोड़ो, पहले हम करंट अलग अलग निकाल लेते हैं कि अगर ये वोल्टेज गिवन होता तो किस तरह क्वेश्चन होता। अभी वोल्टेज गिवन नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, हमको दे रखा है 10 ओम का 20 ओम का पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, 6 एम्पीयर की यहां से करंट जा रही है, तो आपको पूछा गया ये I1 और I2 कितना होगा। ठीक है ना। मैं आपको बेस्ट तरीका जो सिखाऊं ना, वो रेशियो वाला सिखाता हूं, किस तरह से। देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं ना उनको रेशियो के अंदर इस तरह से लिख लीजिए। रेशियो के अंदर लिखना आता है ना, आगे और भी दे रखे हैं तो उनको रेशियो लिखते जाए। ठीक है। अब देखिए 10:1 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है। अब 1 रेजिस्टेंस किसका है, फर्स्ट वाले का, और ये वाला रेशियो है भाई, बात कर रही है किसका है, सेकंड वाले का। ठीक है ना। जब आपको फर्स्ट वाले के अंदर करंट निकालनी है, अच्छा तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से आप मेथड देख लें, सारे क्वेश्चन के लिए ये मेथड रहता है। जब आपको फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट पूछा गया है तो फर्स्ट वाले का रेशियो कितना है, 1। ठीक है ना। सो आपको किस तरह से निकालना, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट वाले का रेशियो, आपको जिसकी करंट पूछी गई है ना उसका रेशियो, डिवाइड बाय कितना आपको दे रखा है, तो इन दोनों का रेशियो का सम कितना होगा, 1 + 2 = 3 अपॉन में 3 इंटू में कितनी करंट दे रखी है, 6 एम्पियर की करंट है टोटल। सो आपकी I1 कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। ठीक है, बात समझ आई आपको। और देखते हैं तरीका। सेकंड, आपको I2 निकालनी है। I2 के लिए कैसे करेंगे, I2 का रेशियो क्या है रेजिस्टेंस का, 2 अपॉन में रेजिस्टेंस का सम कितना है 3 इंटू में करंट कितनी है टोटल 6, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। सही बात, समझ नहीं बात आपको। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो करी, 2 एम्पियर की, इस वाले में कितनी करी 4 एम्पियर की, इन दोनों का सम करके आगे फिर से कितनी जाएगी 6 एम्पियर की। ठीक है ना। ये तो रेशियो से डिवाइडेशन है इसका, इस तरह से रेशियो इसको करते हैं। इसका और भी मेथड अगर आप इसको लिखना चाहते, ये क्या लिखा हुआ है देखो, R1 अपॉन R1 + R2 इंटू में क्या लिखा हुआ है 6, जो I आपको दे रखा है। ठीक है ना। समझिए बात को, नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए, इसका फॉर्मूला बनाने, कैसे बनाएंगे देखो। इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएं तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह लिखा हुआ था कि अगर आपको I1 निकालना है तो क्या करेंगे, R1 अपॉन R1 + R2 इंटू में I। उसी तरह से अगर आपको I2 निकालना है तो किस तरह से करेंगे, R2 अपॉन R1 + R2 इंटू में I। देख लीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है 10, R1 + R2 करेंगे कितना आएगा 10 + 20। तो इस मेथड से भी आप देख लीजिए, वो सेम ही जो हमने किया। अब I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 कितना दे रखा है 10 अपॉन में 10 + 20 इंटू में I। सो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 30 इंटू में 6। फिर से आप देखिए कितना आ रहा है 2 एम्पियर। उसी तरह से I2 भी कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। और बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सभी का कितना आएगा उसी तरह से, इस तरह से आप निकाल रहे वही आएगा। ठीक है ना। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं तब भी सेम चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है। जो मैंने आपको रेशियो वाली चीज बताई है ना, वो क्यों सेम यही चीज है। लेकिन रेशियो हम क्यों निकालते हैं, आप सोचिए कि भाई आपने यहाँ पे इसको 0 से 0 कैंसिल आउट किया और 1/3 किया, और रेशियो में हम जो कॉमन चीज उसको पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। कॉमन जो रेशियो होता है ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या था 10 को हमने बाद में एलिमिनेट किया, वहां पे रेशियो के अंदर पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है। ये किसी भी ब्रांच के अंदर करंट निकालने का तरीका है, सिंपल सा। नोट कर लीजिए इसको एक बार। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को भी देखिए आप, मैं और समझाता हूं आपको। अच्छा, ये तो आपने इंडिविजुअल के अंदर करंट निकाली, समझ गए बात को। कुल मिला के जितनी कि 6 एम्पीयर की करंट को 1 और 2 के रेशियो में बांटना है, तो आप खुद समझते हैं कि कितना होगा 2 और ये कितना होगा 4। ठीक है, सिंपल बात। अब देखिए, अब मैं आपको पूछूं भाई 6 एम्पीयर की करंट जा रही है, सेम सर्किट है, मैं आपको I1 I2 आपने निकाली। अब मैं आपको पूछता हूँ वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट के अंदर। ये बैटरी लगी है ना, ये बैटरी कितने वोल्ट की होगी, तो आप कैसे बताएंगे, बताइए। आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये सर्किट दे रखा है ना सर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि जो इक्विवेलेंट बनता है इसका, कि भाई 2 रेजिस्टेंस को हटा के 1 रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसके अंदर बैटरी तो यही रहेगी, बैटरी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और जो आपने I अप्लाई किया था करंट, वो भी सेम रहेगा 6 एम्पीयर का।
सो ये आर इक्विवेलेंट जो है, अगर आप आर इक्विवेलेंट निकाल लें तो फिर V इंटू आई, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना, सॉरी V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। अभी आर इक्विवेलेंट निकालना है, चलिए आर इक्विवेलेंट की बात करें तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट किस तरह से निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, सही। फटाफट कैलकुलेशन करना आप लोग सीख ले, क्योंकि एलसीएम बार बार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। 1/R1 जो है कितना दे रखा है, 10 प्लस 1/20। एलसीएम तो बेटा इतना जल्दी आपको करना आना चाहिए ना, कि आपको बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है इन चीजों का, ठीक है ना। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/20। सो आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, 20/3 विच इज 6.66 समथिंग, 6.66 ओम, ठीक है ना। सो हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6.66 ओम। अब आपको क्या पूछा गया, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो 6 इंटू 6.6 करेंगे तो हमारे पास में उस बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह से आप इंडिविजुअल एक क्वेश्चन की बहुत सारी वेरायटी आप बना सकते हैं, तो ये इसका दूसरा पैटर्न बनेंगे। और आपको अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअल के ऊपर वोल्टेज कितना है, भाई इसके ऊपर वोल्टेज कितना है, इसके ऊपर वोल्टेज कितना है, कोई बता सकता है। इन दोनों के ऊपर वोल्टेज कितना है बेटा, वही ये जो बैटरी का वोल्टेज है V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। ये सभी के ऊपर वोल्टेज सेम है। 50 रेजिस्टेंस अगर आप इस तरह से पैरेलल में लगाओगे, सभी के ऊपर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन I जो है करंट सभी के अंदर वेरी करेगी। यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत है, ठीक है ना। दूसरा हमको पता कैसे चले पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो इसका एक टर्मिनल यहाँ पे, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ पे, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, इसका भी एक पॉइंट यहाँ पे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन है। बाकी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जम के, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।